Hello, good evening, students. Today, this is last topic and the last class for electronic spectra in transition metal complexes. आज ये अपनी आखिरी क्लास है जो कि संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में बताती है। थोड़ा सा मैं रिवीजन करूँगा, पुराने वाले चीज़ों को लेके चलेंगे, फिर आज कैलकुलेट करके इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। तो बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है किसी भी संक्रमण धातु संकुलों में, वो डिपेंड करता है कि वो संक्रमण धातु के डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। तो इससे पहले ये देखा गया कि जो D1 और D2 के बारे में हमने जो पहले ही बताया था कि जो D1 सिस्टम है उससे रिलेटेड पद संकेत क्या होंगे, D2 से रिलेटेड पद संकेत क्या होंगे, D3 से रिलेटेड पद संकेत क्या होंगे। इन सभी पद संकेतों के बाद में टर्म सिंबल निकालने के बाद में ये टर्म सिंबल अपने आप में क्या है, एक ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, और ये ऊर्जा स्तर हमने देखा था कि किसी भी जो सब ऑर्बिटल्स हैं, जो उपकक्षक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन भरने की जो कंडीशंस है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को कितने प्रकार से उसके अंदर जमाया जा सकता है, कितने प्रकार से उसके अंदर जो है अरेंजमेंट किया जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि P1 के अंदर, P3 के अंदर हमने इसको माइक्रो स्टेट्स या सूक्ष्म जो अवस्था नाम दिया था। तो उस अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था सबसे अधिक स्थायी होगी, कौन कौन सी अवस्था स्थायी होगी, वो हमने हुंस नियम के अनुसार निकाल लिया था। और इसी तरह से हमने D1 से लेकर के D2, D3, D4, D5 प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था। उसके अंदर सारी बातें अपन ने टर्म सिंबल या पद संकेत निकालने के संबंध में देख ली थी। और इसी तरह से हमने जो है D1 सिस्टम के लिए पद संकेत निकाल लिए थे। तो D1 सिस्टम में पद संकेत हमने देखा था कि उसके अंदर जो है जिस प्रकार से हम D1 के लिए देखें तो 2D जो पद संकेत हमें आया था, तो 2D हमने निकाला था। D क्यों निकाला वो हमने पहले ही बात कर ली थी कि जिस प्रकार से हमारे पास 5 इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उस 5 ऑर्बिटल्स के अंदर हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन भरना है और दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 2D आराम से आ रहा है, D आ जाएगा। देखो, इज 2 is related, L is equal to 2 is that, therefore it is the term is that स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होगी, D होगी, कैपिटल D। तो कैपिटल D के बाद में एक इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, तो 2 इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, फॉर्मूला रखते हैं तो हाफ से हाफ 2। तो 2D जो है हमारा क्या होता है, D1 सिस्टम के लिए क्या आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है वो आ जाती है। तो ये एक प्रकार का जो हमें मिलता है, क्या टर्म मिलती है। और इसी टर्म को क्या बोलते हैं, हम पद संकेत बोलते हैं, टर्म सिंबल बोलते हैं। ये टर्म सिंबल जो है D9 के लिए 2D मिला, इसी तरह से D9 के लिए भी वही मिलेगा, D1 के लिए भी सेम मिलता है। सेम का कारण क्या है, कारण ये है कि उसके पास भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों से रिलेटेड जो मल्टीप्लिसिटी, बहुलता जो आएगी, वो बहुलता दोनों ही के लिए ही क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे जो है 2D आ गया है और इसके लिए ही आ जाता है, बस अंतर इतना आता है कि 2D के रिलेटेड जो कुल जो परिणामी जो हमने निकाला था, टोटल कुल जो एंगुलर मोमेंटम था, टोटल एंगुलर मोमेंटम था, कुल कोणीय जो आघूर्ण आता है, वो परिणामी कोणीय आघूर्ण कुल परिणामी कोणीय आघूर्ण जो मिलता है, जिसे बोलते हैं कैपिटल J से, उस J की वैल्यू दोनों में डिफरेंट होगी और बाकी इसके ऊपर जो है वो सेम है। कैसे, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे करने से इससे रिलेटेड जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आएगा 2D होगा, लेकिन इसके नीचे जो J जो है वो दोनों का अलग अलग होगा। क्योंकि हमने बात कर ली थी कि J की वैल्यू डिपेंड करती है L-S और L+S के ऊपर। तो L-S जब लिया जाता है जब लेस देन हाफ फिल्ड हो, यानी
आधे भरा हुआ हो कक्षक या फिर आधे भरे हुए कक्षक हो या उससे कम हो। L प्लस एस जब लिया जाता है जो आधे भरे हुए कक्षक से ज्यादा हो, ठीक है ना, तो इसमें आधे भरे हुए कक्षक ज्यादा है, इसमें आधे भरे हुए कक्षक से कम है, D1 सिस्टम है। इसलिए इसकी जो J वैल्यू है वो अलग अलग आएगी और J वैल्यू पे डिपेंड करता है कि उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट ये किताब में नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनना। तो इससे रिलेटेड जो ग्राउंड स्टेट टर्म है, जो निम्न अवस्था है, वो निम्न अवस्था इसकी दोनों की अलग अलग मिलेगी ड्यू टू द इट डिपेंड ऑन L माइनस एस एंड L प्लस एस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हम बात करते हैं D1 और D9 की टर्म सिंबल्स जो होती है वो टर्म समान आएगी। D2 और D8 की भी टर्म समान आती है, 3f है। D3 और D7 की भी टर्म समान आएगी, 4f आएगी। और D4 और D6 की भी टर्म समान आएगी, अंतर केवल इनके J वैल्यू में होगा। तो इस प्रकार D5 की भी टर्म समान आएगी, D10 की और D5 और D10 दोनों की अलग अलग टर्म आती है, क्योंकि एक हाफ फील्ड है, एक पूर्ण रूप से भरा हुआ है D10, ऐसी कंडीशन है। ओके, इसी तरह से हम आज बात कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें निकाल ली थी और ये सब चीजें हम संकेत कर चुके हैं। आज बात ऑर्गल डायग्राम क्या है पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले अपन ने इसका एग्जांपल एक देख लिया D9 और D1 और D9 का। तो ये ऑर्गल डायग्राम क्या होता है, ऑर्गल डायग्राम देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो हमारा टर्म मिलती है वो टर्म का जो विपाटित ऊर्जा स्तर है, उस टर्म का विपाटित ऊर्जा स्तर जो कि मूलिकन संकेतों से मिलता है, उस मूलिकन संकेतों से जो मिला है वो विपाटित हो चुका है। और इसी तरह से आपने ये अवस्था जो है CFT थ्योरी देखते हो, उस CFT थ्योरी में भी मिलती है, वो विपाटन होता है। और यहाँ पर बस उस चीज को क्या कर दिया गया है, मूलिकन टर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। और मूलिकन टर्म उससे पहले वाली क्लास आप देखना, लेक्चर में हमने देखा था T2G और EG रख दिया गया है। अब ये 2D D1 सिस्टम के लिए दो इसके मूलिकन सिंबल होते हैं, T2G और EG। और इसके ऊपर जो 2 है, 2 मल्टीप्लिसिटी दोनों लगा देते हैं, यही मल्टीप्लिसिटी लग जाएगी। तो ये जो G है, G फॉर जिराडे, वो जिराडे जो है वो हमारा इस प्रकार से है, जिस प्रकार से जो है सम और विषम के बारे में बात कर सकते हैं, यानी सम्मित है ये असम्मित है। यदि उससे रिलेटेड उनका इनकी जो फॉर्मुलेशन है या फिर उनकी आकृति है या उनकी संरचना है, वो संरचना इस प्रकार से है कि एक सेंटर से हम दूसरी एक समान दूरी पर विपरीत दिशा में जाएंगे तो समान ग्रुप या समूह मिलते हैं, तो वो कहलाता है हमारा सम्मित। तो इस प्रकार से ये जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, एक सम्मित अवस्था है, एक सम्मित होती है जब तक कि उसके लिगेंड कोई चेंज ना हो जाए। यदि 6 के 6 लिगेंड समान है तो वो सम्मित अवस्था है। तो सम्मित अवस्था के लिए हम क्या लगाते हैं, G लगाते हैं, जिराडे लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 T2G और 2 EG आ गया है। तो ये प्रकार का जो विपाटन हो गया है इसके ऊर्जा स्तर का, ये ऊर्जा स्तर का विपाटन किसके लिए है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल के लिए है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें विपाटन मिल चुका है। तो यहाँ से अपन जो देखेंगे वो क्या है, इनके ऊर्जा विपाटित ऊर्जा स्तर तथा फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। जो आपका लिगेंड प्रबलता है, लिगेंड क्षेत्र प्रबलता, तो लिगेंड की क्षेत्र प्रबलता और ऊर्जा स्तर विपाटन के बीच में जो चित्र बनता है, जो डायग्राम बनता है, उसे कहते हैं हम ऑर्गल चित्र या ऑर्गल डायग्राम। क्योंकि सबसे पहले ऑर्गन ने खोजा था, इसलिए इसको ऑर्गल डायग्राम या ऑर्गल चित्र का नाम दिया जाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए, आगे हम देखते हैं। इसी तरह से अपन ऑक्टाहेड्रल में देखें तो हमें मिलता है T2G और EG। इसी तरह से टेट्राहेड्रल में देखें तो हमें क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल में दोस्तों ये हो जाता है कि जो TD है वो D1 सिस्टम, और इस सिस्टम में क्या होता है, टेट्राहेड्रल सिस्टम उल्टा हो जाता है। हमने पहले भी देखा होगा CFT थ्योरी के अंदर तो टेट्राहेड्रल सिस्टम होता है वो जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो है जस्ट अपोजिट उल्टा हो गया, E नीचे आ जाता है, T2G ऊपर चला, T2 ऊपर चला गया, E नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए कभी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है तो वो सम्मित अवस्था नहीं होती है। सम्मित अवस्था ना होने के कारण ये चीजें होती है। ठीक है, इसको हम
बात करते हैं कि जो हमको जो मिलती है उसी अवस्था को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो टेट्राहेड्रल चतुष्फलक की अवस्था है, चतुष्फलक की अवस्था होने के कारण हमें जो है सममित अवस्था नहीं मिलती है, और सममित अवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पे हम जिराडे और अनजिराडे का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जिराडे और अनजिराडे का यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ई और T2 लिखेगा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कहता है हमारा क्या, ऑर्गल डायग्राम। दिस इज कॉल्ड ऑर्गल डायग्राम बिटवीन द स्प्लिटिंग एनर्जी स्टेट एंड द फील्ड स्टेट ऑफ द लिगेंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चले। इसी तरह से हम ये D1 के लिए टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल निकाल चुके हैं। तो ये बताया गया है D1 और D9 की दोनों की टर्म सिंबल समान है। तो इससे रिलेटेड जो हमें ऑर्गल डायग्राम मिलेगा, वो पहले ही बात कर चुके हैं, वो उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर क्या आएगा देखिए, अगर D1 का ये हमारा इस प्रकार से 2D है, ये D1 का ऑक्टाहेड्रल है, तो ये जो चीज़ होगा D9 का, माय डियर स्टूडेंट्स, D9 का टेट्राहेड्रल होगा। ये वाली अवस्था टेट्राहेड्रल में बस ये G हटा दीजिएगा, G नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें आ जाएगी। T2G नीचे रहेगा और EG है, टेट्राहेड्रल है, वो उसका उल्टा हो जाता है। कारण क्या है, इस तरह से ये जो चीज़ है ये D9 का ऑक्टाहेड्रल होगा। बस यहाँ पे क्या लगाना है अपन को, G लगाना है, G लगाना, क्योंकि जिराडे से क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है अश्वल की अवस्था है, वह सममित अवस्था है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चले। तो इस प्रकार से जो है हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बारे में देखा, और ये D1 और D9 और D1 और D9 के जो ऑर्गल डायग्राम है उसके बारे में हमने देख लिया है। पहले बता चुका था कि D9 जो सिस्टम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन D1 सिस्टम में, लेकिन D9 में एक ही क्या है, होल है, होल फॉर्मुलेशन मैकेनिज्म। तो होल फॉर्मुलेशन मैकेनिज्म जो है या रिक्तिका अवस्था जो है, रिक्तिका जो अवस्था तंत्र जो इसमें पाया गया है, जो मैकेनिज्म से पाई जाती है, उसके कारण ये इसका जो ये सिस्टम है ये टेट्राहेड्रल के लिए उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, कैसे देखो, दोबारा देख लीजिए, पहले ही बता चुका था मैं कि जिस प्रकार से जो है हमारा मिलता है EG और T2G में। तो ये चीज़ें देखिए आप, थोड़ा सा इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 एक मिनट 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ऊपर जो है एक इलेक्ट्रॉन ही है और एक क्या है हमारे पास, रिक्तिका है, एक होल है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसे होल होता है। ये डेरा सिस्टम, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो जा रहा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है कि जो होल जो है वो ऊपर से नीचे जा रहा है। होल एक रिक्तिका ऊपर से नीचे जा रही है, लेकिन D1 सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये इसमें जो ट्रांजिशन है, संक्रमण है, वो उल्टे हो रहे हैं। उसमें होल जा रहा है, होल ऊपर से नीचे आ रहा है, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर से संक्रमण जो अवस्था स्तर है वो दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अवस्था D1 और किसके लिए होगी, D9 के लिए होगी। इसी तरह से हम दूसरा जो टर्म है, दूसरी जो ऊर्जा स्तर है वो देख सकते हैं, इसलिए D2 के लिए देख लीजिए। तो यही कहते हैं हमें क्या, ऑर्गल डायग्राम है। आज ऑर्गल डायग्राम खत्म करेंगे इस टॉपिक को, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखना। अब D2 के लिए देखिए स्टूडेंट्स, D2 और D8 के लिए दोनों के लिए ऑर्गल डायग्राम सेम होते हैं। 3F इसका जो है टर्म सिंबल है, पद संकेत है। हम पहले भी निकाल चुके हैं, या पहले वाले क्लासेस में आप देख लीजिएगा। D2 के लिए क्या निकाला था पद संकेत, वो 3F निकला था। 3F और 3P निकला था। 3F और 3P ज़्यादा स्टेबल वाले थे, बाकी को हमने नेगलेक्ट कर दिया गया। जिसकी वेलोसिटी ऊपर वाली थी उसको नेगलेक्ट करके चल रहे हैं ऑर्गल डायग्राम के अंदर। 3F आपने देखा था, 3F 3P और 1G 1D और 1S ये भी था। इस प्रकार इन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, अभी नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, केवल हम तीनों को लेके चल रहे हैं। इसी के बिहाफ पर ऑर्गल ने डायग्राम बनाया था, उसी के बिहाफ पर हम आगे चलेंगे। देखिए कैसे। चल D1 सिस्टम के लिए ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ कीजिए।
ड्रॉ द डायग्राम फॉर D2 सिस्टम। D2 सिस्टम D1 देख लिया था हमने। तो D2 सिस्टम के लिए अब देखना चाहे तो वही चीज मिलेगी हमको कि 3F हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू हुंस रूल 3F और 3P, देखिए कि 3F और 3P दोनों की मल्टीप्लिसिटी समान होने पर उसका L वैल्यू देखते हैं, जिसकी L वैल्यू ज्यादा होती है उसका स्थायित्व ज्यादा होता है। तो L वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसलिए इस नीचे रखा गया है और 3P को ऊपर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले क्लास में बताया था मूलिकन सिंबल। तो F के लिए मूलिकन सिंबल कितने थे? 3 थे। 3 कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। D2 सिस्टम देखना चाह रहे हैं इस प्रकार से, कौन कौन से थे भाई? T1G, T2G और यहाँ पे जो है मिलता है मेरे पास A1G। 3 अपने मूलिकल सिंबल देखे थे किसके लिए? F के लिए। ठीक है, उसी तरह से 3P के लिए एक ही मूलिकल सिंबल था, वो क्या था बताइए मुझे? 3T1G 4P। ठीक है, ये P4 मतलब P ऑर्बिटल के लिए है, इसलिए जो है हमें सिंबल जो है इस प्रकार से मिल रहे हैं और इस प्रकार से हम उसको चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है हमें मिली इस तरह से। तो यहाँ पे ये कहा है किसका? D2 सिस्टम के लिए है। D2 सिस्टम के लिए देख रहे हैं अपन लोग। तो D2 सिस्टम मिल गया है और यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 3 है, 3 लगा दीजिए। 3 मल्टीप्लिसिटी डिनोट करती है कि ये D2 के लिए ना कि D3 के लिए, क्योंकि यहाँ पे D3 के लिए क्या है? 4F है और ये इस प्रकार से मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ देखा तो ये संक्रमण देखिए, ये जो हमें मिल रहा है फील्ड स्ट्रेंथ होगी और ये जो हमारा है एनर्जी स्टेट है, तो ये मिल रहा है D2 का ऑक्टाहेड्रल। दिस फॉर D2 ऑक्टाहेड्रल ऑर्गल डायग्राम। दिस इज कॉल्ड D2 ऑक्टाहेड्रल ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, अब ये ऑर्गल डायग्राम में हमें देखेंगे। अब पूछा जा रहा है कि इसमें संक्रमण कौन कौन से होंगे, कौन कौन से जो है इसके अंदर ट्रांजिशन पॉसिबल है। ट्रांजिशन है 3, सबसे लोअर एनर्जी का ये है, तो 3 T1G से चल रहेगा ऊपर की तरफ। देखिए A1G में, पहले ऊपर से देख लेते हैं। फिर 3 T1G से T1G में P वाला था, फिर 1 से इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके पास। तो इस प्रकार से D2 सिस्टम के अंदर हमें 3 स्पेक्ट्रा मिलते हैं। 3 स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे 3 प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल है T1G से T2G में। ठीक है, तो लोअर एनर्जी का कौन सा है? ये है। तो लोअर एनर्जी का जो होता है वही होता है अकॉर्डिंग टू CFSE, वही मेन इसके अंदर ट्रांजिशन माना जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन हम अगर D2 के सापेक्ष में देखें, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स कि D2 के साथ में देखें तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही ट्रांजिशन मिलने चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से टर्म सिंबल के बाद में ऊर्जा स्तर को विभाजित करने के बाद में जो मिला है वो कितने हैं? 1 2 3 ट्रांजिशन मिल रहे हैं। तो यही मेन कारण था कि हमने टर्म सिंबल्स को पढ़ा, हमने संक्रमण जो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा। क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा कि D2 तो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 2 ही ट्रांजिशन मिलने चाहिए थे, लेकिन 2 ही स्पेक्ट्रा पीक मिलनी चाहिए थी, लेकिन 2 स्पेक्ट्रा ना मिल करके यहाँ पे हमें 3 ट्रांजिशन मिल रहे हैं। ये 3 ट्रांजिशन जब ही मिल सकते हैं जब कोई एक ऊर्जा स्तर एक्स्ट्रा उसके अंदर आ जाए। तो एक्स्ट्रा ऊर्जा स्तर ये जब ही मिल सकता है जब हम टर्म सिंबल्स के बारे में बात करें। इसी से शुरुआत हुई थी किसकी? टर्म सिंबल्स को पढ़ने की। तो फिर ये हमने इस प्रकार से डायग्राम दे पा रहे हैं। इसे कहते हैं क्या? ऑर्गल डायग्राम फॉर D2 सिस्टम इन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसी चीज का ऑक्टाहेड्रल के बजाय इसी चीज का टेट्राहेड्रल निकालना चाहे D2 सिस्टम का, क्या मिलेगा बताइए? 3P और 3P तो वही रहेंगे, बस ये जो था उठ करके ऊपर चला जाता है और इसी प्रकार से ये नीचे और ये, तो A1G और ये अब G नहीं आएगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि टेट्राहेड्रल देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से A1G नहीं आएगा, तो A1 ही आएगा केवल। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो देख रहे हैं वो आ जाएगा हमारे पास
T2 और T1, ठीक है। अब ये देखिए कि इसका भी T1 है, इसका भी T1 है, तो ये दोनों की सिमेट्री समान होने के कारण यहाँ से ये रिप्लेस कर लेता है, इसको क्रॉस नहीं करता है, इसलिए ये T1 है और P के लिए है, और ये T1T है किसके लिए है, F के लिए है। इस प्रकार दोनों की सिमेट्री समान होने के कारण ये 3P का और 3F का दोनों स्प्लिट आउट हो जाते हैं। थोड़ा इस प्रकार से सममिति समान होने के कारण, सिमेट्री समान होने के कारण एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, रिपल करते हैं, तो ये मिल जाएगा 3F और 3P, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये स्पेक्ट्रा कराता है हमारा D2 का टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए, वही स्पेक्ट्रा इसके लिए मिल जाता है। तो ये D2 और D8 सेम है, ठीक है। जिस प्रकार D1 और D9 सेम था, तो D2 के लिए ये हो गया। तो ये जो D2 का जो ऑक्टाइडल होता है, जिस प्रकार D9 में देखा था अपन ने, वही D2 का जो ऑक्टाइडल होगा वो D8 का टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और जो D2 का टेट्राहेड्रल होगा वो D8 का ऑक्टाहेड्रल होगा। बस लगाना क्या है, G, ओके। तो इस प्रकार से हम जो है D2 और D8 सिस्टम के लिए भी हम कह सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम को देखा जा सकता है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। आगे समझ में, चलो आगे देखें। कितने प्रकार ट्रांजिशन हो गए, कितने प्रकार संक्रमण हो सकते हैं D2 में, 3 प्रकार के। इसी के लिए, इसी को बताने के लिए हमने सारी चीजें पढ़ी कि D2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी 3 प्रकार के ट्रांजिशन मिल रहे हैं। तो उसी चीज को बताने का लिए जो है हमने ये ऑर्बिटल डायग्राम तक बात की, ठीक है। अब है D3 के लिए। D3 के लिए दोस्तों देखिए स्टूडेंट्स कि D3 में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में क्या होता है कि रिपल्सन जब बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो रिपल्सन बढ़ जाता है। वही D3 के लिए भी क्या होता है, 4F और 4P मिलेगा। दोनों के लिए जो टर्म रिपल्स है वो तो समान बनेगा, इसका विपाटन वही मोलिक्यूल के अनुसार होगा। लेकिन D2 का उल्टा होता है, ये ध्यान रखना। D2 का उल्टा क्यों होगा, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन ज्यादा होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा A1G, 4A1G, 4T2G और 4T1G लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा D2 को, ये ध्यान रखना हमेशा D3 के लिए। तो यहाँ पे रिपल्सन होने के कारण यहाँ पे ये क्या यूँ करा जाएगा, और 4T1G 4P दोनों की सिमेट्री समान है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये कराएगा हमारा D3 का ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, D3 का ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह से अब उल्टा देखेंगे, तो ये आपका ये मिल जाएगा, एक मिनट, ओके, सॉरी दिस फॉर, तो ये आपका यहाँ मिल जाएगा वापस से T1G, T1 क्योंकि अपन टेट्राहेड्रल, T1 T2 A1G, ठीक है। तो ये A1G टेट्राहेड्रल में दिखे A1G, और ये 4P का अब जो है ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिपल्सन दोनों का सिमेट्री अलग अलग है, तो यहाँ पे T1 ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार से 4 लगा दीजिए, ये कराएगा हमारा क्या, D3 सिस्टम के लिए टेट्राहेड्रल सिस्टम, D3 के लिए टेट्राहेड्रल, D3 के टेट्राहेड्रल का ऑर्बिटल डायग्राम, D3 के टेट्राहेड्रल का ऑर्बिटल डायग्राम, और D3 के लिए ऑक्टाहेड्रल का ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम जानते हैं D3 का ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है, तो D7 का ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। D7 का टेट्राहेड्रल होगा, D7 का टेट्राहेड्रल होगा। इसी तरह से ये D7 का ऑक्टाहेड्रल, उल्टे होते हैं हमेशा। इस प्रकार से D1 में D9 के देखा था, D2 और D8 में देखा था, D3 और D7 में वही देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आपका, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम होगा किसके लिए, D3 के लिए। ट्रांजिशन वही 3 ट्रांजिशन मिलते हैं, 1 2 और 3 ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है, देयर इज 3 ट्रांजिशंस दैट, ओके। आगे चलिए। अब एक चीज खास बात वो आगे आप और देख लोगे, तो मैंने नोट्स जो दिए थे PDF दिए थे, तो उसमें आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, उसके बारे में आप देख लीजिए। देखिएगा कि D5 जो है, उस D5 के लिए बात करते हैं। एक चीज और देखने को मिलेगा आपको कि D1 का और D6 का ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा, दोनों का सेम होता है, बस अंतर किसका होगा, मल्टीप्लिसिटी का, ठीक है ना। देख लीजिए, एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं,
कि D1 का और D6 का जो होगा ऑक्टाहेड्रल वो सेम आएगा, सेम ऑर्गल होगा। इसी तरह से D9 का और D4 का ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो, दोनों के लिए सेम आता है, ये सेम रहते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनका स्पेक्ट्रा और डायग्राम सेम आता है, अंतर केवल मल्टीप्लिसिटी का होता है। इसी तरह से आपका ये चीज़ सेम आपको मिलेगी जब आप इस चीज़ को कोशिश करोगे, बनाओगे, जो पता चलेगा। इस तरह से आपको सबको बना के देखना है, किस किस का सेम आ रहा है, किस का नहीं आ रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको इस चीज़ से बता देता हूँ कौन कौन से सेम आ सकते हैं। ये सेम होते ही होते हैं। और इसके साथ साथ जो है D3 किसका सेम होगा वो देख लेता हूँ। D3 और D4 के बारे में अपन बात कर सकते हैं। और इस तरह जो सेम डायग्राम जो है देखने को मिलते हैं। तो जो ऑर्गल डायग्राम हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में काफ़ी अच्छे से जो है बता देते हैं कि किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है देखने को मिलेगा। और जो जॉन टेलर इफेक्ट है, वो जॉन टेलर इफेक्ट भी इस डायग्राम को इफेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके लिए मैं देख रहा हूँ, मिल जाए तो यहाँ पे शायद इस कॉपी में नहीं है, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। D1 और D6 सेम होंगे, D9 और D4 सेम होंगे, D2 इस तरह से D2 और D7 का ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो सेम होते हैं। D3 और D8 के ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल भी क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका दिया है मैंने, ये कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन आप सभी अपनी कॉपी में बढ़ाएंगे। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको करना है वो असाइनमेंट क्या है D5 का, कि D5 जो सिस्टम के अंदर, D5 कॉन्फ़िगरेशन विन्यास के अंदर उसका ऑर्गल डायग्राम क्या बनेगा वो आपको घर से बनाना है। वो आपको बना के बताना है मुझे कि D5 का ऑर्गल डायग्राम क्या होगा, उसका ऑर्गल चित्र क्या बनेगा, वो मुझे बताना है। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक क्वेश्चन तो मैंने ये लिखा दिया, एक दो दूसरा क्वेश्चन और लिखिए। कहाँ चले जाते हैं क्वेश्चन, सॉरी। एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग कि यस कि Mn पहले बता चुका हूँ मैं, MnH2O 6 2+ और है Fe(F6) 3-, ये दोनों ही क्या होते हैं, कलरलेस कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों ही रंगहीन संकुल हैं। कारण बताइए। लिखिए कि MnH2O और Fe(F6) 3-, ये दोनों ही संकुल, दोनों ही जो कॉम्प्लेक्स है वो रंगीन होते हैं। कारण बताइए। ठीक है। दूसरा पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, D5 का ऑर्गल चित्र क्या बनेगा वो भी आपको बताना है। ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप कीजिएगा, दोनों असाइनमेंट है आपके। ओके, थैंक यू सो मच। ये आपकी लास्ट क्लास थी। अगली बार हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।